हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक और नोट्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एमएसए पार्ट 2 पे। दोस्तों पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इन स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीनियरिटी, बायस, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को। दोस्तों पार्ट 1 में हमने इन सब के बारे में विद एग्जाम्पल और विद ग्राफ के साथ हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब रिक्वेस्ट है पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, समझ में अच्छे से आएगा। अभी हम जो पार्ट 2 में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं गेज आर एंड आर। गेज आर एंड आर करते कैसे हैं, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं करने के, इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो अपने पास जो डेटा होता है आप वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ही एट्रीब्यूट डेटा, जो हमें ओके और नॉट ओके का पता लगता है। दूसरा वेरिएबल डेटा, जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगती है। इसलिए जब भी हम गेज आर एंड आर करते हैं वो एट्रीब्यूट डेटा के लिए भी करते हैं और वेरिएबल डेटा के लिए भी करते हैं। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हम वेरिएबल डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं कि गेज आर एंड आर क्या होता है, कैसे करते हैं। गेज आर एंड आर इज ए मीन्स ऑफ टू चेकिंग द रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ आवर मेजरमेंट सिस्टम। ये कह रहा है कि गेज आर एंड आर करते समय हम अपने मेजरमेंट सिस्टम में रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को चेक करते हैं। यानी कि हम ये चेक करते हैं कि रिपीटेबिलिटी एरर कितना है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर कितना है। रिपीटेबिलिटी एरर का मतलब होता है इक्विपमेंट वेरिएशन कितना है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि एप्रेजर वेरिएशन कितना है। अब डिस्कस करते हैं कि गेज आर एंड आर करने के कितने मेथड हैं। गेज आर एंड आर करने के 3 मेथड हैं दोस्तों। पहला मेथड है रेंज मेथड, दूसरा मेथड है एवरेज एंड रेंज मेथड, और तीसरा मेथड है अपने पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेथड। चलिए दोस्तों अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला है रेंज मेथड। रेंज मेथड में क्या होता है दोस्तों, रेंज मेथड कहता है कि इट डज नॉट डिकम्पोज द वेरिएबिलिटी इनटू रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी कि जो रिपीटेबिलिटी का एरर है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एरर है, रेंज मेथड दोनों को ऐड कर देता है। इससे हमें पता नहीं लगता है कि रिपीटेबिलिटी एरर ज़्यादा है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एरर ज़्यादा है। कंडक्ट 2 एप्रेजर एंड 5 पार्ट्स। इसको कंडक्ट करने के लिए 2 एप्रेजर और 5 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा है ईच एप्रेजर मेजर ईच पार्ट वंस ए टाइम। ये कह रहा है कि प्रत्येक एप्रेजर जो प्रत्येक पार्ट को सिर्फ एक ही बार मेजर करेगा, ठीक। और एक इसमें नोट्स दिया गया है स्पेशल, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर पीपैप एंड IATF। यानी कि ये पीपैप और IATF के लिए सफिशिएंट नहीं है, IATF इसको कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। अगला है रेंज एंड एवरेज मेथड। रेंज एंड एवरेज मेथड क्या कहता है, इवेल्युएट रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी सेपरेटली। यानी कि ये इक्विपमेंट वेरिएशन और एप्रेजर वेरिएशन को सेपरेटली कैलकुलेट करता है, ठीक है। इसलिए हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में इक्विपमेंट वेरिएशन ज़्यादा है या एप्रेजर वेरिएशन ज़्यादा है। अगला कह रहा है कि कंडक्ट टिपिकली विद 3 एप्रेजर एंड 10 पार्ट्स। इसको कंडक्ट करने के लिए हमें मिनिमम 3 एप्रेजर और 10 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ईच एप्रेजर मेजर ईच पार्ट्स 3 टाइम्स इन ए रैंडम ऑर्डर। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक एप्रेजर जो है वो प्रत्येक पार्ट को 3 बार मेजरमेंट करेगा रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। अगला पॉइंट है इक्विपमेंट वेरिएशन, यानी कि ये इक्विपमेंट वेरिएशन को कैलकुलेट करता है। 5वां पॉइंट है एप्रेजर वेरिएशन, यानी कि ये एप्रेजर वेरिएशन को भी कैलकुलेट करता है। अगला पॉइंट है गेज आर एंड आर, यानी कि ये गेज आर एंड आर को भी कैलकुलेट करता है। गेज आर एंड आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इक्विपमेंट वेरिएशन प्लस एप्रेजर वेरिएशन। उसके बाद ये पार्ट वेरिएशन को भी कैलकुलेट करता है। अगला पॉइंट है टोटल वेरिएशन। उसके बाद ये टोटल वेरिएशन को भी कैलकुलेट करता है। टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पार्ट वेरिएशन प्लस गेज आर एंड आर। और गेज आर एंड आर क्या है अपना, इक्विपमेंट वेरिएशन प्लस एप्रेजर वेरिएशन। यानी कि टोटल वेरिएशन चेक करते समय ये सारे वेरिएशन को ऐड कर देता है, तो हमारा टोटल वेरिएशन कैलकुलेट हो जाता है। अगला मेथड है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मेथड, जिसको हम एनोवा मेथड भी बोलते हैं। तो एनोवा मेथड और एवरेज एंड रेंज मेथड जो वो काफ़ी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस ये है कि जो एनोवा मेथड है वो गेज आर एंड आर के साथ साथ इंटरेक्शन को भी कैलकुलेट करता है, यानी कि आई को कैलकुलेट करता है। और जो एवरेज और रेंज मेथड है वो गेज आर एंड आर के साथ इंटरेक्शन को कैलकुलेट नहीं करता है।
ठीक है। बाकी जो प्रोसेस एवरेज एंड रेंज मेथड में है वही प्रोसेस एनोवा मेथड में है। एनोवा मेथड जो है वो पार्ट वेरिएशन को भी कैलकुलेट करता है जो कि एवरेज एंड रेंज मेथड में कैलकुलेट होता है। एनोवा मेथड टोटल वेरिएशन को भी कैलकुलेट करता है जो कि एवरेज एंड रेंज मेथड में कैलकुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गेज आर एंड आर का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना होता है। गेज आर एंड आर को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपका रेंज 0 से 10% के बीच में आ रहा है, वेरी गुड। अगर आपका 10 to 30% आ रहा है, मे बी एक्सेप्टेबल। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिपीटेबिलिटी एरर ज़्यादा है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका 30% से ज़्यादा गेज आर एंड आर आ रहा है, इसका मतलब आपका वेरिएशन हाई है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेरिएबल गेज आर एंड आर करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप टू स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट 10 पार्ट्स और मोर। सबसे पहले आप 10 पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे दीज पार्ट्स मस्ट बी ओके, एनजी और बॉर्डर लाइन पार्ट्स। जो आप ये 10 पार्ट आप जो सिलेक्ट करोगे, ये पार्ट इन पार्टों में ओके पार्ट भी होने चाहिए और एनजी पार्ट भी होने चाहिए और बॉर्डर लाइन के पार्ट भी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑल पार्ट्स बाय नंबर। सभी पार्टों को नंबर के से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि जब आप गेज आर एंड आर करें, मेजरमेंट करें तो पार्ट मिक्स ना हो। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट 3 एवरेजर हु यूज गेज रेगुलरली। जिस गेज का आप मेजरमेंट कर रहे हो उस गेज से रिलेटेड, जो उस गेज को यूज़ करते हो उस गेज से रिलेटेड आप 3 एवरेजर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ईच एवरेजर मेजर एवरी पार्ट्स 3 टाइम्स। उसके बाद प्रत्येक एवरेजर जो है वो प्रत्येक पार्ट्स 3 बार मेजर करेगा। उसके बाद नोट द रीडिंग ऑफ एवरी पार्ट ऑफ ईच एवरेजर, यानी कि आपको प्रत्येक पार्ट की रीडिंग को नोट कर लेना है। ठीक, अगला पॉइंट है एवरेजर डज नॉट अवेयर ऑल दिस एक्टिविटी। ये कह रहा है कि जब आप ये सब एक्टिविटी कर रहे हो तो जो एवरेजर को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, एवरेजर जो है आपका जो ऑपरेटर है वो घबरा जाता है कि कहीं हमारा टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा है, कहीं हमें कंपनी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसको इसके बारे में पता हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है पार्ट की रीडिंग को याद करने की कोशिश करेगा और आपका जो रिजल्ट है एक्चुअल गेज आर एंड आर है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 10 पार्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने 10 पार्ट सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप कोई भी 3 एवरेजर सेलेक्ट कर लीजिए। एवरेजर 1, एवरेजर 2 हो गया, एवरेजर 3 हो गया। उसके बाद एवरेजर 1 को, जो आपका पहला एवरेजर है उसको बुलाइए और उसको रैंडम ऑर्डर में पार्ट ऑफर करें। पहला तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर 10वां, फिर पहला, इस तरीके से रैंडम ऑर्डर में पार्ट ऑफर करना है और उसकी रीडिंग को पार्ट नंबर के सामने नोट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद एवरेजर 1 को जाने के लिए बोलिए, फिर एवरेजर 2 को बुलाइए, उसकी रीडिंग उसको भी सेम एक्टिविटी करें, रैंडम ऑर्डर में पार्ट ऑफर करें और एवरेजर 2 की जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो रीडिंग है उसको यहाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद एवरेजर 2 को जाने के लिए बोलिए, एवरेजर 3 को बुलाइए, एवरेजर 3 के साथ भी सेम एक्टिविटी करनी है, उसको भी रैंडम ऑर्डर में पार्ट ऑफर करिए और फर्स्ट अटैम्प्ट की रीडिंग यहाँ नोट कर लेनी है। उसके बाद फिर से एवरेजर फर्स्ट को बुलाइए और सेकंड टाइम की रीडिंग यहाँ नोट कर लीजिए। इसी तरह आप तीनों एवरेजर की फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम की रीडिंग नोट कर लोगे तो टोटल आपके पास 90 रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको कैसे करते हैं और इसका फॉर्मेट कैसा होता है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। चलिए अब बात करते हैं गेज आर एंड आर फॉर एट्रीब्यूट डेटा। गेज आर एंड आर एट्रीब्यूट डेटा के लिए कैसे करते हैं। एट्रीब्यूट डेटा को पता होता है कि के एट्रीब्यूट डेटा में हमें सिर्फ ओके और एनजी का पता लगता है। ठीक है, जैसे कि पीपीजी है, पीपीजी है, इसमें सिर्फ आप ओके और नॉट ओके का पता लग सकता है। ठीक है, गेज आर एंड आर में हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या आ रही है, मिस रेट कितना है और फॉल्स आर्म कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्या होता है इफेक्टिवनेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ करेक्ट डिसीजन एंड टोटल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसीजन। यानी कि ये रेशियो है, ये पता करता है कि आपने टोटल कितने पार्ट चेक करे और उसमें से आपने करेक्ट डिसीजन कितने बार दिए। जरूरी नहीं है कि ओके को ओके बताना ही करेक्ट डिसीजन होता है। करेक्ट डिसीजन का मतलब है कि आपने ओके को ओके कितनी बार बोला और एनजी को एनजी कितनी बार बोला, वो होता है करेक्ट डिसीजन। अब बात करते हैं मिस रेट। मिस रेट क्या होता है, डिसीजन इज ओके फॉर एनजी पार्ट, यानी कि आपका पार्ट तो एनजी है लेकिन आपने उसको डिसीजन दिया वो ओके का दे दिया, इसलिए वो आपसे स्किप हो गया और कस्टमर के पास चला गया, यानी कि मिस हो गया आपसे। ठीक है, मिस रेट क्या होता है, एनजी पार्ट को ओके पार्ट बताना।
ठीक है। अब बात करते हैं फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म क्या होता है? डिसीजन इज रिजेक्टेड फॉर ओके पार्ट, यानी कि आपका पार्ट तो ओके था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट बोल दिया, वो होता है फॉल्स अलार्म। एक ये अलार्म जनरेट करता है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं कपा। इसमें कपा की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है। कपा क्या होता है? पी ओ माइनस पी ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी ई। पी ओ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व और पी ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड, यानी कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और इसके अगेंस्ट में आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर एट्रीब्यूट डेटा के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है मोर देन 90%, यानी कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो मिस रेट है वो 5% से कम होना चाहिए, लेस देन 5%, ठीक है। फॉल्स अलार्म, अगर आपका फॉल्स अलार्म लेस देन 10% आ रहा है, वेरी गुड, ठीक। अगर आपका जो इफेक्टिवनेस है वो 90% से ज़्यादा आ रहा है तो वो बेस्ट कैटेगरी में माना जाता है। मिस रेट आपका 2% से कम है, वो बेस्ट कैटेगरी में आता है। अगर फॉल्स अलार्म आपका लेस देन 5% से कम आए तो वो और भी अच्छा माना जाता है। लेकिन आपका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो आपका ये है, ठीक है। और कपा की जो वैल्यू है वो मोर देन 75% होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एट्रीब्यूट डेटा के लिए क्या स्टेप्स हैं। तो एट्रीब्यूट डेटा के लिए वही स्टेप्स हैं जो हमने वेरिएबल डेटा के लिए किए थे। डिफरेंस ये है, जब हम वेरिएबल गेज के लिए स्टडी करते हैं तो उसमें हम 10 पार्ट लेते हैं, लेकिन जब हम एट्रीब्यूट डेटा के लिए स्टडी करते हैं तो उसमें हम 10 की बजाय 30 पार्ट्स सेलेक्ट करते हैं, 30 पार्ट्स और या 50 पार्ट्स, ठीक है। ये डिफरेंस होता है वेरिएबल गेज आर में और एट्रीब्यूट गेज आर में। बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। एक डिफरेंस और है, जब आप पार्ट का सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है, सपोज करो आपने 50 पार्ट का सिलेक्शन कर लिया, तो ये 50 पार्ट्स जो है ये सबसे पहले आपका जो लीडर है उसको आइडेंटिफाई करवा लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वेरिएबल गेज आर और एट्रीब्यूट गेज आर दोनों आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। दोस्तों अब हमारे पास इसके 2 पार्ट बचते हैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। हम पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स गेज आर का फॉर्मेट कैसा होता है और वेरिएबल गेज आर का फॉर्मेट कैसा होता है, इसको कैसे फिल किया जाता है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है, फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ठीक है। और पार्ट 4 में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट एमएसए के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन एंड पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसमें उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं, उनको सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, धन्यवाद।